वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक वह रोग है जिसने दुनिया में अभी तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जान ली है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम एड्स का परिचय, रोगजनक, संचरण, लक्षण, निदान और उपचार सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एड्स का परिचय या इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात, एड्स एड्स उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता का वह रोग है जो जीवन काल में अर्जित होता है। यानी एड्स का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? यह हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता आ जाती है। एड्स का जो सबसे पहला रोगी है वो 1981 में अमेरिका में एक समलैंगिक व्यक्ति के रूप में खोजा गया था, और वो समलैंगिक व्यक्तियों का एक ग्रुप था जिसमें सबसे पहले 1981 में एड्स का पहला रोगी मिला था, और आज लगभग 2.5 करोड़ लोगों की इस रोग से मृत्यु हो चुकी है। भारत में एड्स का जो प्रथम रोगी है वो 1986 में एक सेक्स वर्कर के रूप में चेन्नई के अंदर एक महिला मिली। उसके बाद अब हम बात करते हैं एड्स के एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। अगर हम एड्स के पूरे नाम को देखें तो एड्स के पूरे नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। तो उपार्जित का मतलब होता है वो जो हमें पैदा होने के बाद मिला हो। तो उपार्जित प्रतिरक्षा यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, न्यूनता यानी कमी, और संलक्षण कोई भी ऐसा लक्षण जो हमारे शरीर में दिखाई दे रहा है, जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो गया है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा का वह विकार या उपार्जित प्रतिरक्षा में न्यूनता का वह विकार जो हमें बाहर से प्राप्त होता है वही एड्स है। उसके बाद में एड्स की खोज की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला जो पेशेंट है वो 1981 में अमेरिका में मिला था। लेकिन एड्स की पहचान कब हुई? तो 1983 में पेरिस के पाश्चर संस्थान के वैज्ञानिक लुक मॉन्टेग्नियर तथा 1984 में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिक रॉबर्ट गेलो ने बताया कि एड्स एक अज्ञात रेट्रोवायरस समूह के किसी वायरस से होने वाला संक्रमण है। यानी रेट्रोवायरस समूह का एक वायरस है, उसकी वजह से एड्स हो रहा है। और इसका मुख्य लक्षण क्या है? ये रोगी की प्रतिरक्षा को समाप्त कर देता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे आखिर एड्स किसके कारण होता है, कौन इसका रोगजनक है। तो हमें पता चल ही गया है कि इसका रोगजनक एक वायरस है। तो कौन सा वायरस है? तो इसका रोगजनक HIV नामक एक वायरस या विषाणु है। और ये किस समूह का सदस्य है? ये रेट्रो वायरस समूह का सदस्य है। अब बात आती है ये रेट्रो वायरस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आपको रेट्रो वायरस के बारे में जान लेना चाहिए। हमारे शरीर में हमारे अंदर आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। ये जो DNA है वो हमारे शरीर में RNA में बदलता है। ये जो RNA है DNA से बना है, और इस क्रिया को हम कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ हुआ DNA से RNA का निर्माण। लेकिन HIV नामक वायरस में आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है, तो वहाँ जो RNA है वो DNA में बदलता है। तो यानी वहाँ ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसे वायरस जिनमें उल्टा ट्रांसक्रिप्शन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या पश्च अनुलेखन पाया जाता है, ऐसे वायरस को हम रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु कहते हैं। HIV का पूरा नाम मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। उसके बाद हम देखते हैं HIV की आखिर संरचना कैसी होती है। तो HIV के केंद्र में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। इस RNA पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अणु होते हैं। ये वही एंजाइम है
जो आरएनए को डीएनए में बदलवाता है। इस आरएनए के ऊपर दो प्रोटीन के स्तर होते हैं, ये आंतरिक स्तर प्रोटीन का और ये प्रोटीन का बाह्य स्तर। इसके अलावा इस स्तर के ऊपर ग्लाइकोलिपिड की एक परत पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं अंदर आरएनए के ऊपर एक प्रोटीन का आवरण, फिर एक दूसरा प्रोटीन का आवरण और उसके बाद में ये तीसरा ग्लाइकोलिपिड का आवरण, जिस पर विशेष प्रकार की और मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये विशेष प्रकार की एचआईवी की संरचना होती है। अब बात आती है एचआईवी का संचरण किस प्रकार किसी स्वस्थ व्यक्ति में होता है। तो एचआईवी का जो सबसे ज़्यादा संक्रमण है या सबसे ज़्यादा जो इसके व्यक्ति रोगी हैं वो 90% रोगी संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान के कारण होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका खून किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई माता एड्स की मरीज है और उसके गर्भ में कोई शिशु पल रहा है तो वो शिशु भी एड्स से संक्रमित हो जाएगा। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का कोई अंग जैसे किडनी, आंख, हृदय किसी स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाए तो वो भी एड्स से संक्रमित हो जाएगा। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाए जाएं तो वो व्यक्ति भी एड्स से संक्रमित हो सकता है। अगर संक्रमित व्यक्ति ने कोई ब्लेड या इंजेक्शन यानी सिरिंज काम में ली है, वही सिरिंज अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी लगा दी जाए तो हो सकता है कि एड्स के वायरस उस ब्लेड या सिरिंज द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाएं। तो यह है एड्स का संचरण और उसके संचरण के तरीके। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एड्स का वायरस शरीर में चला गया तो शरीर में प्रवेश करने के बाद में ये क्या करता है। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही शरीर में कोई एड्स का वायरस गया, ये एड्स का वायरस शरीर में जाते ही हमारे वृहत भक्षकाणु जो हमारे रक्त में पाए जाते हैं, उन वृहत भक्षकाणुओं के अंदर ये प्रवेश करेगा, अपने आरएनए को बाहर निकालेगा, इसका आरएनए प्रोटीन बनाएगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाएगा। ये डीएनए हमारी उस कोशिका के डीएनए से जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ ये डीएनए फिर से आरएनए बनाएगा और ये आरएनए कुछ तो वहीं रुकेगा और कुछ दोबारा प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोटीन इसके ऊपर कवच बनाएगी और आरएनए इस कवच के अंदर चला जाएगा। तो एक वायरस हमारे अंदर आया और कई सारे वायरस निकल गए। इस प्रकार हमारा शरीर तो एचआईवी की फैक्ट्री की तरह काम करता है। अब ये जो एचआईवी निकले वो एचआईवी टी लसिकाणु, और टी लसिकाणुओं में भी T4 लसिकाणु जिन्हें हम सहायक टी लसिकाणु कहते हैं, इन सहायक टी लसिकाणुओं के अंदर जाएगा। ये टी लसिकाणु कहाँ पाए जाते हैं? ये भी हमारे खून में यानी रक्त में ही होते हैं, जो रोगों से हमें बचाते हैं। तो ये इन T4 लसिकाणुओं में जाकर इनको मार देगा और अपनी प्रतिकृतियां बनाता रहेगा। इस प्रकार एड्स में लगातार टी लसिकाणुओं की मृत्यु होने से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और एड्स का जो रोगी है वो अन्य किसी रोग से अपनी रक्षा करने में असहज या असमर्थ हो जाता है। अब बात आती है एड्स के लक्षण क्या है। एड्स का वायरस शरीर में जाने के बाद 5 साल से लेकर 10 साल तक इसके लक्षण निकलने का समय लग सकता है। यानी कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित हो गया है तो कुछ सालों तक तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो एड्स से या एचआईवी से संक्रमित है। तो अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो एड्स के जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो प्रारंभिक लक्षण है सिर दर्द, अत्यधिक वजन में कमी, पसीना आना, लंबे समय तक बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते। लेकिन इन लक्षणों के अलावा सबसे प्रमुख लक्षण है टी लसिकाणुओं की कमी। टी लसिकाणुओं की कमी के कारण प्रतिरक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और प्रतिरक्षा इतनी कम होती है कि व्यक्ति में कई सारे रोग हो जाते हैं और इन रोगों से अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए एड्स को डेथ वारंट कहा जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ तो कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु होना निश्चित है, यानी उसका इलाज नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसकी जो मृत्यु है उसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। उसके बाद
अब हम बात करते हैं एड्स के निदान की। उसका डायग्नोसिस है वो दो तरीके से मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसका जो पहला निदान है वो निदान है एलाइजा परीक्षण, यानी एंजाइम लिंक्ड एमिनो एब्जॉर्बेट एसे। और जो दूसरा इसका मेथड है वो है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। तो हम देखते हैं कि एड्स से रिलेटेड सावधानी और उपचार। तो सबसे पहली बात, एड्स का कोई उपचार नहीं है, सावधानी ही एड्स का सबसे बड़ा उपचार है। तो अगर हम सावधानी की बात करें तो जितने भी हमने एड्स के संचरण के तरीके पढ़े थे, अगर उन सब से बचा जाए तो एड्स से भी बचा जा सकता है। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो कई सारी एंटी रेट्रोवायरल औषधियाँ जैसे एजिडोथाइमिडीन, फॉस्फोकॉर्नेट, डाइडिऑक्सीसाइटिडीन, ये क्या करती हैं, ये विषाणु के आरएनए से डीएनए को बनने से रोकती है। अगर डीएनए नहीं बनेगा तो ये हमारी कोशिकाओं में जाकर अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार एड्स का उपचार किया जाता है। एड्स एक ऐसा रोग है जो लगातार बहुत सारे लोगों को संक्रमित करता जा रहा है। इसीलिए प्रतिवर्ष एड्स से जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एड्स के प्रति अवेयर किया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।